Hey guys, welcome to your YouTube channel Scientific Biology. My name is Muhammad Abubakar Siddiq and today we are going to discuss an important topic that is PCR, polymerase chain reaction. So guys, in this lecture we will try to discuss some history facts that are totally related to PCR, and after this we will see what is PCR and why we named it as PCR, and after discussing these topics we will see why we need to do PCR and some applications that are related to PCR. Before moving towards lecture, please subscribe our channel and press the bell icon for getting more updates in future. So thank you. Let's move. तो गाइज़ अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक्स हमारे पास आते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डीएनए का मॉडल पेश किया। तो इसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखा था, जैसे कि हमें पता चला कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायरमिन ये सारे के सारे डीएनए के कंपोनेंट एडेनिन थायरमिन के साथ बाइंड करती है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करती है, और हमने डिफरेंट पर्सपेक्ट को देखा था। नेक्स्ट मूव करें तो हम देखते हैं कि थॉमस ब्रूक्स रिपोर्टेड फर्स्ट बैक्टीरिया दैट वाज थर्मस एक्वेटिकस। ठीक, तो पहला बैक्टीरिया जो कि थर्मस एक्वेटिकस था किसने डिस्कवर किया? थॉमस ब्रूक्स ने 1971 में डिस्कवर किया। तो गाइस इसके जो तो इस बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बैक्टीरिया का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ क्या लिंक है, तो इसमें देखते हैं कि ये इससे पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो भी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 30 to 50 जो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है सिर्फ और सिर्फ उसको बेयर कर सकते हैं और सिर्फ उसके अंदर ही अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दैट बैक्टीरिया ये कॉन्सेप्ट था जो वो के रिमूव आउट हुआ, और हमें पता चला कि जितने भी बैक्टीरिया हैं कुछ टाइप्स बैक्टीरिया की ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकती हैं। क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, इससे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन का, जो उस पर टेम्परेचर जाता है 94 to 95, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया चाहिए था, ऐसा उस बैक्टीरिया से एंजाइम चाहिए था जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर को बेयर कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इस बैक्टीरिया की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास पता चलता है कि गाइस कैलिप एंड हिज को-वर्कर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला मैकेनिज्म ऐसा डिस्कवर किया है जिससे शॉर्ट प्राइमर्स को यूज़ करते हुए अपना टारगेट मटेरियल है उसको एम्पलीफाई किया और उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की 1971 में। नेक्स्ट मूव करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ टैग। अब ये टैग क्या चीज़ है? टैग गाइस वो एंजाइम है जो कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, और इसको डिस्कवर किस में किया गया, इसको आइसोलेट किस में से किया गया? इसको गाइस आइसोलेट किया गया थर्मस एक्वेटिकस जो कि बैक्टीरिया था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और ये 1976 में इसको आइसोलेट किया गया। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारे पास आती है जो कि है इन्वेंशन ऑफ PCR, द इन्वेंशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। साइंटिस्ट थे कैरी मुलर जो कि अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने 1983 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की जो कि PCR की थी। उसके बाद उन्हें 1993 में ही उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया इनकी कारकर्दगी को देखते हुए। नेक्स्ट अगर मूव करें तो PCR का क्या रोल होता है इन द हिस्ट्री ऑफ सीक्वेंसिंग में, तो हमें पता चलता है कि पहला जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा था, उसको सीक्वेंस किया गया 1995 में बाय वेंटर एंड हिज को-वर्कर्स। उन्होंने फर्स्टली जो पहला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उसको सीक्वेंस किया गया बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी सीक्वेंसिंग की गई और वो सैक्रोमाइसिस था। 1996 में फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस किया गया। बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ह्यूमन प्रोजेक्ट जो दिया गया, उसके बाद ह्यूमन की सीक्वेंसिंग की गई। वो सारे के सारे सीक्वेंसिंग का एक नया सेटअप, नया मैकेनिज्म, एक नया दौर शुरू हुआ जो कि किसकी बदौलत है? जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बदौलत है। तो गाइज ये है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो गाइस अगर इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करें तो हम देखेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का वर्क क्या है और ये इसका नाम PCR ही क्यों है, ठीक है। अब अगर वर्क की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं कि इसके जो मेन वर्क हैं एम्पलीफाई, क्वांटिफाई, ठीक है। अब इन दो वर्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ।
लेट्स सपोज आपके पास कोई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप इन फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करते हैं, आप किसी भी फोटो स्टेट शॉप पे जाके उसकी कॉपी करवा लेते हैं, उसकी कार्बन कॉपी आप उससे अचीव कर लेते हैं ताकि आप इन फ्यूचर यूज़ के लिए उसको सेव कर लें। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने क्या किया कि आपने एक अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को इन फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर लिया है बाय जनरेटिंग इट्स कॉपी, ठीक है। तो पीसीआर का जो मेन कंसर्न यही है कि एम्पलीफाई करना, क्वांटिफाई करना है किसको, आवर टारगेट मटेरियल को। उसकी नेचर क्या हो सकती है, उसकी नेचर डीएनए भी हो सकती है या उसकी नेचर आरएनए भी हो सकती है, वो उसके ऊपर टारगेट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे हमने अपना फोटो कॉपी के जरिए अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी एक कार्बन कॉपी अचीव कर लिया, उसको सेव कर लिया, इसी तरह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं कि हम अपने टारगेट मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी कॉपीज़ को जनरेट करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंट यूजेस के लिए, इन फ्यूचर यूजेस के लिए उसको सेव कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस है वो एक आर्टिफिशियल वे है, ठीक है। वो क्या है, आर्टिफिशियल वे है, इट्स नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। अगर इसके कंट्रास्ट में हम देखें तो नेचुरल प्रोसेस की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं कि एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इन द लिविंग स्पीशीज। इस एस फेज के दौरान क्या होता है गाइस, इस एस फेज के दौरान जो लिविंग एंटिटीज़ होती हैं, लिविंग स्पीशीज होती हैं, वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो सा होता है, जो उसका डीएनए होता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल वे है जिसको हम इन विट्रो कंडीशंस के अंदर डिफाइन आउट करते हैं, जबकि इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं इन विवो कंडीशंस के अंदर, जबकि जो हमारा पीसीआर का प्रोसेस है जिसको हम करते हैं इन विट्रो कंडीशंस के अंदर इसको डिफाइन आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम मिलियंस ऑफ कॉपी, बिलियंस ऑफ कॉपीज जो सी वो अपने टारगेट मटेरियल की, आइदर इट इज़ अ डीएनए और आरएनए, हम एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम अचीव कर लेते हैं। और इसी वजह से इसकी जो मोलेकुलर बायोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कैसे अगर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं जो कि हमारा है कि वाई वी नेम्ड इट एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक पॉलीमरेज और सेकंड हमारे पास वर्ड्स है चेन रिएक्शन, ठीक है। अब पॉलीमरेज गाइस यहाँ पे क्या चीज़ है, पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है, जैसे मैं पहले हिस्ट्री में हम बात कर चुके हैं कि हमने देखा था कि एक थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की क्या स्पेसिफिसिटी है कि उसके अंदर टेम्परेचर को बेयर करने की जो कैपेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म का टेम्परेचर यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो डीनेचुरेशन का है उसमें हम 94 या 95 जो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत से कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि उस बेयर करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज का फंक्शन यहाँ पे क्या है गाइस, पॉलीमरेज का फंक्शन ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर ये न्यूक्लियोटाइड्स जो से होते हैं, जैसे कि हमें डीएनए और जो डीएनए का मॉडल है जो हमें इनकी डिटेल्स के बारे में बताता है। एडिनिन को मैं ए से डिनोट करता हूँ, गवानीन को मैं जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज का जो मैं आपको यहाँ पे फंक्शन बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को वन बाय वन करके हमारे हमारा टारगेट मटेरियल जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर ऐड करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि AGCT ये हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको पॉलीमरेज ने एम्पलीफाई करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो सबसे पहले पॉलीमरेज क्या करता है, सबसे पहले एडेनिन को लेके आएगा, फिर वो देखेगा कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, वो जी होगा, फिर जी को लेके आएगा, फिर सी को लेके आएगा, फिर टी को लेके आएगा, फिर इसी तरह जो अगला जो स्टेप होगा AGCT, अगर सो ऑन ऐसे ही अगर आगे हमारा सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड होता रहा तो वो ऐसे ही उसमें एडअप करता जाएगा और हमारा जो कार्बन जो कॉपी होगी वो एज एग्जैक्टली वो इसी तरह हमारे पास आ जाएगी। और ये किसका फंक्शन है, ये पॉलीमरेज का फंक्शन है। इसके मुख्तलिफ टाइप हो सकती हैं, डीएनए के केस में मुख्तलिफ हो सकती हैं और आरएनए के केस में भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह ये इनकी टाइप्स और उनका जो नेचर है और उनकी वर्किंग मेथडोलॉजी है उन लिहाज से उनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इसका फंक्शन देखना है कि पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है,
अप करता है बाय वन करके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PCR। और इस तरह हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारा जो क्वांटिफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है, इस तरह कैरी आउट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट वर्ड जो आता है गाइस, वो आता है कि चेन रिएक्शन इस चीज़ में क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं कि जो PCR के प्रोसेस को अगर हम डिटेल से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि पहले स्टेप में, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि 3 to 5 हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, 3 to 5 सेक्शन में मूव कर रहा है और सेकंड में वो 5 to 3 में मूव कर रहा है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PCR फर्स्ट साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट साइकिल में हमारे पास 2 कॉपीज आ जाती हैं। ये आ जाती है 3 to 5 जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PCR पहले साइकिल में क्या होता है कि एम्पलीफाई होके हमारे पास 2 कॉपीज आ जाती हैं। अब चेन रिएक्शन इसको यहाँ पे क्यों बोलते हैं, PCR का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये जो 2 हमारे पास कॉपी आई हैं, अगर हम वैसे जनरल बात करें तो ये किसी भी रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस रिएक्टेंट से हमने ये प्रोडक्ट हासिल किया है। लेकिन PCR का जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो प्रोडक्ट होती है वो एज ए रिएक्टेंट काम करती है फॉर इट्स नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि यही प्रोडक्ट जब ये 4 में कन्वर्ट होंगी तो ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट काम करते हुए हमारी नेक्स्ट साइकिल पे जाके हमें 4 कॉपीज को दे देंगे। जब इसे नेक्स्ट स्टेप होगा तो हमारे पास उससे आगे फर्दर कॉपीज होंगी, ठीक है। वो सारी की सारी एज अ प्रोडक्ट जो होगी वो एज अ रिएक्टेंट काम करते हुए साइकिल को इनिशिएट करेगी इन एन एक्सपोनेंशियल वेज में। एक्सपोनेंशियल वे में वो जो रिएक्शन होगा उसको लेके चलेंगी और हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हमारे पास एट द एंड हमारे पास आ जाएंगी। और यही इस प्रोसेस की खूबसूरती है कि इसके प्रोसेस के एंड में हम मिलियंस ऑफ कॉपी या बिलियंस ऑफ कॉपीज हम अचीव कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो गाइस अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो आता है कि हम इसमें देखेंगे कि सम अबाउट इट्स एप्लीकेशन, व्हाई वी नीड टू डू इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है PCR की। तो मैं आपको चंद एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर कोई भी फोरेंसिक साइंटिस्ट की टीम है, किसी भी क्राइम साइट पर जाती है तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो DNA का सैंपल है, जो जेनेटिक मटेरियल का सैंपल है, वो बहुत ही थोड़ा है, ठीक है। तो वो क्या तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि इस सिचुएशन में PCR को यूज़ करते हुए उस जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई किया जाता है, उस जेनेटिक मटेरियल को क्वांटिफाई किया जाता है। लेट्स सपोज अगर वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो अगर वो किसी ना किसी तरीके से उसके डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं या वो कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम PCR को यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी मैक्सिमम जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको इन्हांस कर दिया जाए, उसकी मल्टीपल कॉपीज उसकी बना ली जाएं, ताकि इन फ्यूचर जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो सारा ख़राब ना हो। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या एक्सटेंट होने के करीब है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम PCR का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलूँ, जो कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास एक HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो कि एड्स को काज करता है, जो कि एक डेड डिजीज़ है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन किसी भी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो आपका जो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट मोशन में आता है, उसके अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करता है, उसके नतीजे में वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। बट इन केस ऑफ अटैक ऑफ HIV क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत लेट होता है, सेवरल वीक्स ले लेता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम PCR का जो रिएक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन के लिए। ताकि हम अर्ली स्टेजेस पे ही HIV की जो रेप्लिकेशन है उसको डायग्नोज करके उसका जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक स्पेसिफिक उसको ट्रीटमेंट उसको सजेस्ट कर दें, ताकि हम नेक्स्ट स्टेजेस पे जाने की बजाय कि वो डेडली स्टेजेस की तरफ मूव करें, हम अर्ली स्टेजेस पे ही उस वायरस को कैप्चर कर सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से हम PCR के रिएक्शन को यूज़ करते हुए अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं डिजीज़ को, कोई भी जो उनसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक करती है। इसके अलावा और बहुत सी मेडिकल एप्लीकेशन है जो कि हम आने वाली अपनी जो वीडियोज़ होगी
उनमें वेरी डिटेल से उनकी 1 बाय 1 करके उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में गाइस हमने देखा अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीसीआर को पीसीआर ही क्यों कहते हैं। इसके अलावा हमने इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस के बारे में देखने की कोशिश की है। आने वाली वीडियोस में हम इसकी एप्लीकेशंस के, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और ईच एंड एवरी डिटेल्स इसके बारे में जो पीसीआर है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। थैंक यू।